हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, टारगेट हाई बुक की एमसीक्यूज की सीरीज में पार्ट 15 लेकर आई हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं नॉर्थ सेट आरआरबी के लिए। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। सब लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। तो फ्रेंड्स, पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम देने के लिए, स्पेशली सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। इसी नोट के साथ मैं शुरू कर रही हूँ आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले ज़रूर बोलूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और आगे शेयर करिए उन्हीं सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपना। आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम आरएके कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद मैंने 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा दिल्ली एम्स का, और अभी भी कंटिन्यूइंग दिल्ली एम्स की जॉब में हूँ एज सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। तो इसी नोट के साथ शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट नर्सिंग प्रायोरिटी? Question number 1, which of the following is the highest priority nursing intervention for a newly admitted patient who is receiving blood transfusion? फ्रेंड्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू रिपोर्ट एनी इचिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और चेस्ट पेन। बी इज वार्म द ब्लड टू रूम टेम्परेचर बिफोर ट्रांसफ्यूजन। C is documentation before of blood transfusion in the patient's chart, and D is check the vital signs of the patient every 30 minutes from initiation of the blood transfusion till completion. अब देखा जाए तो चारों ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू रिपोर्ट एनी इचिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और चेस्ट पेन, is the most important intervention a nurse has to look for it। क्योंकि सबसे पहले अगर कोई भी अनटूवर्ड रिएक्शन होता है पेशेंट को, एलर्जिक रिएक्शन या फिर कोई भी रिएक्शन होता है किसी ब्लड प्रोडक्ट से, तो उससे क्या सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को? इचिंग होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा और चेस्ट पेन। तो यही सारे सिम्टम्स जो है नर्स को विजिलेंट रहना है देखने के लिए। अदरवाइज जो चारों ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सही हैं। चारों ऑप्शंस फॉलो होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, इन ए पेशेंट रिसीविंग आईवी infusions, IV fluid, sluggish flow, redness and tenderness at the site of the cannula indicates. First is venous spasm, second option है phlebitis, third is infection, fourth is nerve damage। यहाँ पे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के सिम्टम्स लग रहे हैं अगर आप देखेंगे तो, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है वो वीनस स्पैज्म इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि वीनस स्पैज्म में क्या होता है, जो वेन होती है उसकी वॉल होती है वो स्टिफ हो जाती है, और उधर टेंडरनेस भी डेवलप हो जाती है, फ्लो बहुत ही स्लगिश हो जाता है, और वीनस स्पैज्म जो होता है इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो वेन की वॉल की मसल होती है। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो सिम्टम्स जो आते हैं वो मोर और लेस सिमिलर होते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस से। लेकिन जो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है उसमें इन्फेक्शन होता है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है और टेम्परेचर रेज्ड होता है। ये सारे इंडिकेशन जो है फ्लेबाइटिस के हैं। और जो वेन होती है बहुत स्टिफ हो जाती है, फ्लो ऑलमोस्ट रुक जाता है आईवी फ्लूइड्स का। Question number 3, which of the following would be a common indication for infiltration of a peripheral इंट्रावीनस फ्लूइड? इंट्रावीनस फ्लूइड अगर पेरिफेरली इनफिल्ट्रेट हो जाता है, मतलब टिश्यूज के अंदर चला जाता है, तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं वो पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, रेडनेस एंड स्वेलिंग around the insertion site, B is blood return in the cannula, C is difficulty regulating the flow and with gravity, and D is cool skin distal to the insertion site। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट है। जो स्किन हो जाती है वो काफी ठंडी पड़ जाती है और टच करेंगे तो आपको कूलनेस फील होगी, यही सिम्टम होता है इन्फिल्ट्रेशन का। Question number 4, a nurse has just administered medication via orogastric tube. What is the priority of nursing action following a nursing action?
ऑप्शंस दिए हुए हैं, चेक द ट्यूब प्लेसमेंट, देन रीटेप द ट्यूब, डी सी इज फ्लश द ट्यूब एंड डी इज रिमूव द ट्यूब। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब और राइल्स ट्यूब दोनों ही सेम होती हैं। ये जो भी हम ये हमारे माउथ से शुरू होती है और स्टमक की तरफ जाती है। तो ये ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब और राइल्स ट्यूब का दोनों का फंक्शन सेम ही है और मतलब दोनों ही सेम होती हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो डी, रिमूव द ट्यूब, सॉरी, फ्लश द ट्यूब, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्योंकि मेडिकेशन देने के बाद हम जो जिस भी ट्यूब से अगर मेडिकेशन देंगे उसको फ्लश करना बहुत जरूरी है, ताकि जो मेडिकेशन के पार्टिकल्स हैं इधर उधर चिपके हुए हैं वो भी मतलब स्टमक में चले जाएंगे, और प्लस जो ट्यूब है वो क्लोग नहीं होगी, ब्लॉक नहीं होगी इन फ्यूचर। तो ये दोनों फंक्शन है फ्लशिंग के। क्वेश्चन नंबर 5, patient complains of pain, has redness with swelling at the site of IV. The nurse must, again ये IV insertion की साइट पे पूछा गया है पेन एंड रेडनेस के लिए, stop the infusion and remove IV cannula. B is start nasal oxygen. C is change IV tubing and solution, and D is apply warm pack to the reddened area. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, स्टॉप इन्फ्यूजन एंड रिमूव आईवी कैनुला। हमें यहाँ जो है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के हैं सिम्टम्स दिखाई देंगे, तो हमें स्टॉप करना है इन्फ्यूजन और रिमूव करना है आईवी कैनुला। अच्छा, आपको वीआईपी स्कोर के बारे में पता होगा, जिसको विप स्कोर भी कहते हैं। ये एक रेटिंग सिस्टम होता है जिसमें आईवी कैनुला साइट को हम लोग रेट करते हैं, और अगर कोई भी सिम्टम होता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का तो उस रेटिंग स्केल में हम लोग प्लॉट करते हैं, उससे पता चलता है कि हमें एक्शन क्या लेना है। तो यू कैन रिवाइज विप स्कोर ऑल्सो। अगर आपको वीडियो देखनी है तो मेरी पिछली वीडियो तक जाके देख सकते हैं, रेटिंग स्केल के ऊपर मैंने बनाई हुई है एक डेडिकेटेड वीडियो, मैं टैग कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में उसकी जो है लिंक को। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन टू बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग एलर्जिक रिएक्शंस? ऑप्शंस दिए हुए, इट इज लेस पेनफुल, इट इज इजी टू एडमिनिस्टर, इट इज डिफिकल्ट, डिफ्यूजेस रैपिडली, इट डिफ्यूजेस स्लोली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, इट डिफ्यूजेस स्लोली। देखिए, अगर हम किसी चीज को टेस्ट करते हैं तो हमें चाहिए कि वो चीज हम बॉडी में स्लोली डिफ्यूज हो, यानी स्लोली एब्जॉर्ब हो। अगर वो फास्ट एब्जॉर्ब होगी तो पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन के चांसेस होते हैं, एनाफाइलैक्सिक शॉक बन सकता है। इसीलिए हम कोई भी आईवी जो एंटीबायोटिक है और कुड बी एलर्जिक, वो हम टेस्ट करके देखते हैं, तो वो आईटी ही टेस्ट किया जाता है जो कि इंट्राडर्मल होता है। Question number 7, the preferred site for intramuscular injection with Z-track technique in an adult is, options दिए हुए, A deltoid, B rectus femoris, C is ventrogluteal, D is vastus lateralis। जो जेड ट्रैक मेथड होता है वो क्यों फॉलो किया जाता है? वो उन्हीं मेडिकेशंस के लिए फॉलो किया जाता है जहां पर हमें लीकेज की मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। अगर पेशेंट को लीकेज है सबक्यूटेनियस टिश्यू में मेडिकेशन की, तो कुड बी हार्मफुल, उन्हीं इंजेक्शंस के लिए, उन्हीं मेडिकेशंस के लिए हम जेड ट्रैक मेथड फॉलो करते हैं। और जेड ट्रैक मेथड से क्या होता है, जब मेडिकेशन जाती है पेशेंट मतलब इनफिल्ट्रेट होती है, तो उसमें लीकेज के चांसेस काफी कम हो जाते हैं टू द पेरिफेरल टिश्यूज और टू द सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो यहाँ पे जो जेड ट्रैक मेथड है वो बड़ी मसल्स के लिए फॉलो किया जाता है, और बड़ी मसल्स जैसे इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? यहाँ पे ventrogluteal is the best site for Z-track method. Question number 8, the method used for administering medication into the ear is called, ईयर में मेडिकेशन डालने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इंस्टिलेशन, बी इज इंजेक्शन, सी इज इनहेलेशन, डी इज इनफिल्ट्रेशन। तो आंसर है यहाँ पे इंस्टिलेशन। Question number 9, which of the following is a complication of spinal anesthesia? ऑप्शंस दिए हुए हैं, टैकीकार्डिया, बी इज हाइपोटेंशन, सी इज हाइपरटेंशन एंड डी इज डिस्निया। तो
करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? फ्रेंड्स, ये मैं बता दूं कि ये जो भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ, ये कोई ना कोई एम्स के एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के। तो ये क्वेश्चन जो है ना, एम्स भोपाल ग्रेड 1 यानी सिस्टर ग्रेड 1 के लिए आया हुआ है 2018 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको इग्नोर ना करते हुए रिवाइज करके चलें, क्योंकि चांसेस होते हैं कि सिमिलर क्वेश्चन ही नेक्स्ट एग्जाम में आ जाता है या फिर 2-3 साल बाद आ जाता है। सिमिलर इन द सेंस कि ये नहीं आएगा एग्जैक्टली बट इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का, वो हाइपोटेंशन है, ऑप्शन बी। Question number 10. As immunologic reaction to a drug which a person has already been sensitized is known as. एक ऐसा इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन जो पेशेंट को एक ड्रग से हुआ है, जिससे जो पेशेंट है ऑलरेडी सेंसिटाइज था, मतलब ऑलरेडी पेशेंट ने लिया हुआ था, उससे कोई रिएक्शन हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 यानी ए ड्रग टॉलरेंस, बी इज ड्रग एलर्जी, सी इज ड्रग टॉक्सिसिटी एंड डी इज ड्रग इंटॉलरेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ड्रग एलर्जी। जब भी कोई इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होता है विच इज एबनॉर्मल एंड जो किसी ड्रग से होता है या ब्लड प्रोडक्ट से होता है, ब्लड से होता है, तो उसको एलर्जिक रिएक्शन ही बोला जाता है। और यहाँ से ड्रग से हुआ है, इसीलिए हम ड्रग का एलर्जिक रिएक्शन बोलेंगे। ड्रग टॉलरेंस जो ऑप्शन नंबर ए है, उसका मतलब है कि जो पेशेंट है ऑलरेडी ड्रग ले रहा है और लॉन्ग टर्म से ड्रग ले रहा है, तो उसको टॉलरेंस हो गया है और पेशेंट इज नॉट गेटिंग एनी मोर बेटर विद दिस ड्रग। तो वो इम्प्रूव नहीं कर रहा है, बल्कि उसको टॉलरेंस हो गया है ड्रग का। जैसे कभी कभी एंटीबायोटिक टॉलरेंस हो जाता है पेशेंट को, तो कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं देता है। सी ऑप्शन जो है ड्रग टॉक्सिसिटी का मतलब है एकॉमुलेशन हो गया है पेशेंट की बॉडी में ड्रग का, या तो बॉडी में हो गया, नहीं तो ब्लड स्ट्रीम में हो गया है। उससे क्या होता है, जो एडवर्स रिएक्शन है वो बहुत सीवियर हो जाते हैं ड्रग के, और दैट इज कॉल्ड ड्रग टॉक्सिसिटी। ऑप्शन नंबर डी जो है ड्रग इनटॉलरेंस, मतलब पेशेंट इज अनेबल टू टॉलरेट एनी स्मॉल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ दैट ड्रग। तो ये होता है इनटॉलरेंस। ये आपने देखा होगा कीमोथेरेपी के पेशेंट्स में कि मोस्टली जो वीक पेशेंट होते हैं वो बहुत ही इनटॉलरेंट होते हैं कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग से। तो ये मैंने चारों ऑप्शन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये किसी ना किसी एग्जाम में, एम्स के किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वही मैंने उठाए हैं, तो आपको इनको रिवाइज करते रहना चाहिए रेगुलरली। जो भी एमसीक्यूज में दे रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपको नॉर्सेट के एग्जाम के लिए। Question number 11. Which of the following sites is recommended for adults as a safe site for the majority of intramuscular injection? तो intramuscular injection के लिए safest site कौन सी मानी जाती है? Options दिए हुए हैं। Ventrogluteal site A, B is vastus lateralis, C is dorsal gluteal site and D is rectus femoris site. I hope every site is clear with you. आपको चारों साइट्स के बारे में पता है कि लोकेशन क्या क्या होती है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, वेंट्रोग्लूटियल साइट। क्वेश्चन नंबर 12. विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स? तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम पेशेंट को कोई भी ड्रग देते हैं तो वो बॉडी में मेटाबोलाइज होता है और फिर एक्सक्रीशन होता है उसका। तो एक्सक्रीशन मेनली किडनी के थ्रू से होता है। There is minimal excretion with saliva and sweat or exhaled air or feces. Mostly excretion जो है किडनी के थ्रू से होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, किडनी। Question number 13. Digoxin 75 mcg. mcg is microgram is equal to how many milligrams? तो हम जब माइक्रोग्राम्स को मिलीग्राम्स में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवीजन में जाएगा 1075, तो 75 over 1000 is equal to 0.075. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर, 0.075 is the correct answer. Question number 14. Which of the following drugs induces sleep?
स्लीप कौन सा ड्रग इंड्यूस करता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, हिप्नोटिक्स, बी इज एनाल्जेसिक, सी इज एंटीपायरेटिक एंड डी इज एंटीहिस्टामिनिक। जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हिप्नोटिक्स। एंटीहिस्टामिनिक्स जो होते हैं वो स्लीप इंड्यूस नहीं करते हैं, एंटीपायरेटिक भी नहीं करते हैं, एनाल्जेसिक भी नहीं। तो मेन जो ड्रग का ग्रुप है वो है हिप्नोटिक्स, ऑप्शन नंबर ए। Question number 15. What is the ideal length of insertion of rectal suppository in an adult? Options दिए हुए हैं, 2 inches beyond internal sphincter, 4 inches beyond internal sphincter, 9 inches beyond internal sphincter या फिर 10 inches beyond the internal sphincter. Correct answer है यहाँ पे 4 inches beyond the internal sphincter. Question number 16. How should a nurse administer an iron injection to an adult? Options are intradermal in the forearm, intramuscular in the deltoid, then subcutaneous in the arm, या ऑप्शन डी है Z-track intramuscular in the gluteal. तो ऑब्वियसली यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा लास्ट ऑप्शन है जो डी, Z-track intramuscular in the gluteal. फ्रेंड्स, जो आयरन का इंजेक्शन होता है वो बहुत ही केयरफुली दिया जाता है पेशेंट को। ये Z-track मेथड इसीलिए फॉलो किया जाता है क्योंकि अगर उसका सबक्यूटेनियस या इंट्राडर्मल इन्फिल्ट्रेशन होता है तो इट्स वेरी हार्मफुल फॉर द पेशेंट। तो टोटल एब्जॉर्प्शन के लिए हम Z-track मेथड से देते हैं और ये बहुत ही केयरफुली दिया जाता है, डीप मस्कुलर इंजेक्शन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17. Which of the following nursing intervention is incorrect when using the Z-track method of injection? Options दिए हुए हैं, prepare the injection site with alcohol, B is use a needle that is at least 1 inches long, C aspirate for blood before injection, D is rub the injection site rigorously after the injection. तो हमें वो नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ से लेनी है जो इनकरेक्ट है while using Z-track method. तो लास्ट जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, रब द इंजेक्शन साइट vigorously after the injection is wrong. हमें कभी भी रिगरसली जो है इंजेक्शन साइट को रब नहीं करना है। जेंटल रब कुड बी डन बट रिगरस रब तो कभी भी नहीं करना है। उसके बाद जो बाकी ऑप्शंस हैं, प्रिपेयर द इंजेक्शन साइट विद अल्कोहल, यूज ए नीडल दैट इज at least 1 inches long and aspirate for blood before injection, and they all are correct. Last option hai is incorrect. Question number 18. Which of the following medication orders is immediately administered? First is PRN order, second is stat order, C is single order and fourth is standing order. PRN order क्या होता है? जब कोई पेशेंट को साइन एंड सिम्टम आ रहा होता है किसी चीज का, तो हमें उसी टाइम किसी मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना है। ये ऑर्डर्स ऑलरेडी रिटर्न होते हैं, तो दिस इज नॉट इमीडिएटली एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। बी इज स्टैट ऑर्डर, डेफिनेटली दिस इज द आंसर। जब कोई भी इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डॉक्टर बोलते हैं तो वो स्टैट जरूर लिखते हैं कि दिस IM इंजेक्शन स्टैट और PCM इंजेक्शन स्टैट, तो मतलब हमें उसी टाइम फॉलो करना है उस ऑर्डर को। जबकि सिंगल ऑर्डर जो होता है वो एक ही बार लिखा जाता है और इट्स नॉट स्टैट ऑर्डर, कोई इमीडिएट ऑर्डर नहीं होता है। डी इज स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या होता है ना, किसी ऑर्डर को प्री अप्रूव्ड कर देते हैं डॉक्टर और उसको रिटर्न डॉक्यूमेंट में डाल देते हैं कि ये जो है ऑर्डर्स वो फॉलो करने हैं। अगर पेशेंट को कुछ रिएक्शन होता है या साइन एंड सिम्टम आते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑर्डर। इसमें प्री अप्रूव्ड ऑर्डर होते हैं और हमें बार बार डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इंजेक्शन PCM का एग्जांपल ले सकते हैं कि जब भी पेशेंट को फीवर आता है तो इंजेक्शन जो है PCM दिया जा सकता है, डोज लिखेंगे और उसको स्टैंडिंग ऑर्डर की तरह ट्रीट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19. The most appropriate and the safest way to verify the patient's identity before administration of medication. Options दिए हैं, A, state the name of the patient aloud and ask his or her to repeat.
B is check the room number and bed number of the patient. C is check the patient's identification band, and D is ask the patient his or her name. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, चेक द पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन बैंड. Option question number 20, which is the most serious complication caused by bolus administration of KCL? आई होप बहुत लोगों ने KCL इंजेक्शन इन्फ्यूज किया होगा पेशेंट को. तो हम क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं वाइल गिविंग KCL इन्फ्यूजन? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, एरिथमिया एंड कार्डियक अरेस्ट. क्या क्या सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एरिथमिया एंड कार्डियक अरेस्ट. सेकंड इज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. थर्ड इज पैरालिटिक इलियस. फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव. तो फ्रेंड्स, जो KCL ड्रग होता है ये एक इमरजेंसी मेडिकेशन की तरह यूज किया जा सकता है, और ये कार्डियक एरिथमिया एंड कार्डियक अरेस्ट कॉज करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभा सकता है. तो जब भी हम KCL ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, वी नीड टू कनेक्ट द ECG लीड्स ऑफ द पेशेंट यूजिंग मॉनिटर, और हमें ECG मॉनिटर करते रहना है पेशेंट का, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी है. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जानना कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है KCL बोलस एडमिनिस्ट्रेशन की. क्वेश्चन नंबर 21, while administering albumin to a client, the nurse needs to give this drug. Option A, rapidly and strict water intake with. Option number 2, rapidly and increase the water intake. Option number 3, C, slowly and increase water intake. D is slowly and restrict the water intake. तो जब एल्बुमिन एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो द नर्स नीड्स टू गिव दिस ड्रग स्लोली विद रेस्ट्रिक्टेड वाटर इनटेक. तो एल्बुमिन जब दिया जाता है जब अगर बॉडी में स्वेलिंग है कहीं भी, और ऑस्मोटिक प्रेशर इम्बैलेंस हो रहा है, जो इंटरनल जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं और सेल्स का मतलब स्वेलिंग आ गई है, और एसिड बेस बैलेंस नहीं प्रॉपरली हो पा रहा है, और कहीं भी इन्फ्लेमेशन और डैमेज है, तो इस टाइप की सिचुएशंस में एल्बुमिन एडमिनिस्टर किया जाता है पेशेंट को. यूजुअली एल्बुमिन की कमी भी जो है पेशेंट को स्वेलिंग की तरह मतलब ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं पेशेंट को, स्पेशली इन द लेग्स, जब CRF वगैरह होता है, क्रोनिक किडनी फेलियर, तो उन केसेस में भी एडमिनिस्टर किया जाता है एल्बुमिन. लिवर फेलियर के केसेस में भी एल्बुमिन को देते हैं. तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट, स्लोली एंड स्ट्रिक्ट वाटर इनटेक. हमें जो है पेशेंट को कभी कभी डायरेटिक भी देना पड़ता है वाइल ऑन द थेरेपी ऑफ एल्बुमिन. तो एल्बुमिन हमेशा स्लो दिया जाता है. इट कुड बी एन इन्फ्यूजन. हम इन्फ्यूजन पंप से भी स्लो जो है स्लो एल्बुमिन को दे सकते हैं, एंड ये रिस्ट्रिक्ट वाटर इनटेक के साथ दिया जा सकता है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. Question number 22, a client is receiving prednisolone. Which among the following is the most important nursing intervention? Friends, prednisolone जो है स्टेरॉइड होता है, और स्टेरॉइड हमेशा शुगर को इंक्रीज करता है. तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है चेक ब्लड शुगर रेगुलरली आवरली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन. उसके बाद ये भी बता दूं मैं कि जो प्रेडनिसोलोन है अगर हम एकदम से स्टॉप कर देते हैं तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये इनसफिशिएंसी क्रिएट करता है एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन की. तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा अगर हम एब्रप्टली विदड्रॉ कर लेंगे ड्रग को. तो हमेशा जो है स्टेरॉइड्स को टेपर करना होता है. दिस इज द मेन रीजन व्हाई दे आर टेपर्ड एंड स्टॉप्ड. क्वेश्चन नंबर 23, इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज गिवन एट द एंगल ऑफ. कौन सा एंगल पे दिया जाता है? ID इंजेक्शंस. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 डिग्री. 30 to 45 पे दिया जाता है SC यानी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, और 90 डिग्री पे दिया जाता है IM इंजेक्शन. क्वेश्चन नंबर 24, एंटीडोट फॉर हेपारिन इंजेक्शन. हाँ, तो ये क्लियर आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. प्रोटामिन सल्फेट इज द एंटीडोट ऑफ हेपारिन. ये हेपारिन के एंटी कोगुलेंट बिहेवियर को स्टॉप करता है. क्वेश्चन नंबर 25, अ पेशेंट विद GBRS of 40 mg percentage, the immediate management to administer. अगर
जो ग्लूकोज रैंडम ब्लड शुगर 40 है पेशेंट को, तो क्या हमें देना है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 50% डेक्सट्रोज। 5% डेक्सट्रोज से ब्लड शुगर नहीं इंक्रीज हो पाएगा इतनी जल्दी। 5% डेक्सट्रोज इन नॉर्मल सलाइन से तो और भी टाइम लगेगा, एंड नॉर्मल सलाइन तो देना ही नहीं है। जब शुगर कम है तो नॉर्मल सलाइन का तो कोई मतलब ही नहीं है देने का। 26 क्वेश्चन नंबर 26, सेंसिटिविटी एंड रिएक्शन आर titrated by administering the drug। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, मैं करेक्ट कर देती हूँ। सेंसिटिविटी एंड रिएक्शन आर टेस्टेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग। तो जो हम एलर्जिक रिएक्शन देखते हैं वो सबसे पहले इंट्राडर्मली देखते हैं, तो आईडी ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 27. Medication used for nausea and vomiting are known for parenteral route are analgesic, antipyretic, antiemetic या antibiotic. Obviously, the C option is correct. Antiemetics, जो vomiting को control करने के लिए दिए जाते हैं. Question number 28. The appropriate needle size for insulin injection is ऑप्शंस दिए हैं 18, 22, 22, देन 25, और यहाँ पे इंचेस में भी बताया हुआ है। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन 25 गेज एंड 5/8 इंचेस लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड साइट फॉर IM इंजेक्शन फॉर इन्फेंट्स? तो इन्फेंट्स के लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वास्टस लेटरालिस। यहाँ पे पेशेंट को जो है इन्फेंट्स को वास्टस लेटरालिस जो है इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, द अप्रोप्रिएट नीडल साइज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फ्रेंड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमें ल्यूमेन थोड़ा सा ब्रॉड चाहिए होता है, थोड़ा मोटा चाहिए होता है, ताकि जो सेल्स हैं वो अकोमुलेट होके क्लॉग ना करें नीडल को। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है, 16 to 20 गेज नीडल। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है पेशेंट के लिए और ब्लड डोनेशन, जो डोनर से हम ब्लड लेते हैं, उसके लिए भी हमें सिमिलर नीडल चाहिए होती है, तो 16 to 20 इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को आगे आने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने के लिए, एंड कीप सॉल्विंग द एमसीक्यूज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लग रहे हैं, दो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन सिमिलर आ गया और आपको नहीं आता होगा तो बहुत ही मतलब इट्स नॉट गुड। तो आप कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस। आपको इजी लग रहे हैं तो भी उनको सॉल्व करते रहना है रिवीजन के लिए। So that's all for today. Thanks a lot for watching. Bye bye.